Okay, beta. Another important topic regarding operations. But very important topic. ऑपरेशंस का मतलब यह है, पहले मैं थोड़ा 1 मिनट थोड़ा इंट्रोडक्शन करूंगा। यहां पे हिंदुस्तान जो इंडियन कम्युनिटी है ना, वो दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में फैली है कि इंडियन डायस्पोरा इज द लार्जेस्ट डायस्पोरा इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे जो लार्जेस्ट डायस्पोरा है वो इंडिया का है। ओके, अगर मैं बोलूंगा नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया में क्या फर्क है? नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब यह है एनी पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन लिविंग आउटसाइड इंडिया बट होल्डिंग इंडियन पासपोर्ट। इंडिया के पासपोर्ट पे वो बाहर है, चाहे जॉब की गर्ज से चाहे बिजनेस की वजह से, उसको बोलते हैं NRI। ओके, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का मतलब यह है एनी पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन लिविंग आउटसाइड इंडिया बट एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ दैट कंट्री। इट मीन्स उसने हिंदुस्तान की सिटीजनशिप गिव अप की है, तरक की है। हम इसको क्यों बोलते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया? क्योंकि इंडिया का ऑरिजिन था इसका। नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया बाहर के मुल्कों में रहता है लेकिन इंडिया का ही सिटीजन है। लेकिन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया इंडिया का सिटीजन नहीं है, उसने उस मुल्क में ही हैज एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ दैट कंट्री जहां पे वो रिजाइड करता है। ओके, लेकिन सबसे डायस्पोरा मीन्स व्हेन एनी कम्युनिटी लिव्स इन मोर देन 2 कंट्रीज। आपने देखा कि हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वो पूरी दुनिया के देशों में जाता है, अक्सर न्यूज़पेपर में आता है ही एड्रेस्ड द इंडियन डायस्पोरा। जिस मुल्क में भी वो जाता है वहां इंडिया के लोग रहते हैं, जिस जिस मुल्क में जाता है। उसका मतलब यह है इंडियन कम्युनिटी पूरी दुनिया में फैली हुई है। लेकिन कभी कभार किसी मुल्क में परेशानी आती है, वार होता है, डिजास्टर होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, फ्लड होता है। इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है? इंडियन गवर्नमेंट अपने इन इंडियंस को जो एनआरआईज है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, उनको वहां से छिड़ाने की कोशिश करते हैं, अपने घर वापस लाने की कोशिश करते हैं और इस छुड़ाने की अमल को एक कोड नेम देते हैं ऑपरेशन। ओके, चलो मैं डायरेक्ट इस टॉपिक पे आऊंगा कि टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन फ्रॉम सूडान। जो रिसेंटली 2023 में जो सूडान में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वहां वहां आर्मी के दरमियान लड़ाई हुई। जब वहां गवर्नमेंट बनी वहां पे लड़ाई हुई, लेकिन जब लड़ाई हुई इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा हमारे वहां बहुत सारी इंडियंस हैं, उन्होंने इन इंडियंस को, इन हिंदुस्तान के शहरियों को वापस लाने की कोशिश की। किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन कावेरी। आपके एग्जाम में आ सकता है कि टू इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम सूडान, उस ऑपरेशन का नाम क्या था? उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन कावेरी। ओके, किस उसके बाद ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त किस चीज का नाम है कि टर्की में जब रिसेंटली अर्थक्वेक आया, इंडिया की गवर्नमेंट ने वहां पे जो अर्थक्वेक हिट रहे ये टर्की के, उन्होंने वहां बहुत हेल्प किया टर्की के लोगों को और हिंदुस्तानियों को यहां वापस लाया। किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन दोस्त के तहत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे उसके बाद ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा का मतलब यह है जब रिसेंटली म्यांमार में साइक्लोन आया, इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या किया? उन्होंने इंडियन सिटीजन्स को म्यांमार से इवैक्यूएट करने की कोशिश की। उस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन करुणा। ओके, उसके बाद ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा जब रिसेंटली यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट हुआ ड्यूरिंग द ऑनगोइंग वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, आज भी वहां लड़ाई है। यूक्रेन में जो हिंदुस्तानी शहरी हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने उनको वापस लाने की कोशिश की यूक्रेन से। उस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन गंगा, टू इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम यूक्रेन ड्यूरिंग द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। ओके, ये रिसेंटली किसी एग्जाम में पूछा गया। उसके बाद
रेलवे के बारे में, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स टू प्रोटेक्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन फ्रॉम स्मगलिंग। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने एक इनिशिएटिव लिया कि जो औरतें और बच्चे जिनके ऊपर स्मगलिंग होती है, हम बहुत कोशिश करेंगे उस स्मगलिंग को बचाने की। तो उस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन आहट। उसके बाद और एक इनिशिएटिव लिया रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने टू स्टॉप ड्रग स्मगलिंग। जो इंडिया की रेलवेज में ड्रग स्मगलिंग हो रही है, उसके ऊपर उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया। किस ऑपरेशन के तहत? उस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन नारकूस। नारकूस मीन जो नार्कोटिक ड्रग्स, ये वर्ड नार्कोटिक से डिराइव किया, ऑपरेशन नारकूस, उसी का नाम रखा गया। ओके। उसके बाद रेलवे टू हेल्प पैसेंजर ट्रैक देयर लॉस्ट बिलोंगिंगनेस। बहुत सारे, जब रेलवे में इंसान रेल में होता है, बहुत सारे पैसेंजर्स ऐसे होते हैं जिनकी बिलोंगिंगनेस अचानक गुम हो जाती है। उस बिलोंगिंगनेस, उस लास्ट बिलोंगिंग्स को ट्रैक करने के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने वहां पे एक इनिशिएटिव लिया, एक मुहिम चलाई, ताकि हम इसको वो वापस करेंगे, ताकि हम उसकी लास्ट बिलोंगिंगनेस को ट्रैक करेंगे और उसको वापस करेंगे। उस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन अमानत। ओके। ब्लैक मार्केटिंग ऑफ टिकट्स, उसके ऊपर भी मुहिम चलाई गई रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने। ब्लैक मार्केटिंग ऑफ टिकट जो रेलवे में होता है, उस ऑपरेशन का क्या नाम रखा गया? ऑपरेशन स्ट्रैंडेड थंडर। ओके। उसके बाद विच ऑपरेशन टू टेक इंडियंस अब्रॉड ड्यूरिंग कोविड-19, यानी ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 हिंदुस्तानी जो पूरी दुनिया में फैले, इंडिया गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की है उनको वापस लाने की, अपने घर वापस लाने की कोशिश की है। उस ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया? बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया। उस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन वंदे भारत। ओके। उसके बाद ऑपरेशन देवी शक्ति। जब अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आई, तो बहुत सारे इंडियंस वहां रहते थे। इंडिया ने सोचा वहां अब तालिबान की गवर्नमेंट है और वहां इंडियंस कंफर्टेबल फील वहां नहीं करते हैं, उन्होंने उनको वापस लाने की कोशिश की अफगानिस्तान से। उस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन देवी शक्ति, टू इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम अफगानिस्तान, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन देवी शक्ति। ओके। उसके बाद ऑपरेशन गर्म हवा, ऑपरेशन सर्द हवा। ये राजस्थान के बीएसएफ ने ये इनिशिएटिव लिया, क्योंकि वहां राजस्थान के जैसलमेर में आपको पता ही है ज्यादा गर्म रहता है, ताकि जो बॉर्डर पे डिप्लॉयमेंट है फौज की, हम गर्मी में उनको कैसे प्रोवाइड फैसिलिटी करेंगे, सर्दियों में कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन गर्म हवा, ऑपरेशन सर्द हवा, दैट वाज इनिशिएटेड बाय राजस्थान बीएसएफ। ओके। और आयर स्ट्राइक टू पाकिस्तान जो रिसेंटली हुआ बालाकोट में, जब इंडिया की फौज ने पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट पे एक एयर स्ट्राइक किया, उस एयर स्ट्राइक का नाम रखा गया बंदर, ऑपरेशन बंदर। ओके। जो इस वक्त जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन इसराइल एंड फलस्तीन, और इंडिया के गवर्नमेंट ने जो वहां इंडियंस रहते हैं उनको वापस लाने की कोशिश की, उस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन अजय, in order to evacuate Indians from Israel and Palestine during the ongoing conflict between Israel and Palestine. Okay. उसके बाद जो एक दूसरा टॉपिक है उसी के साथ इंपॉर्टेंट कमिटीज। आपको याद रखना है, अगर कोई मसला होता है किसी भी गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट इस मसले को जल्दी हल नहीं करते। अगर यहां पे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर भी आएगा, हम उसको बोलेंगे सर हमें ये प्रॉब्लम है, वो इस प्रॉब्लम को उसी वक्त हल नहीं करते, उस पर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और जब कमेटी का रिपोर्ट आता है फिर इट इज अप टू द पार्लियामेंट कि वो इस रिपोर्ट को कंसीडर करता है। यानी कि हर एक चीज में एक प्रोसीजर होता है
कि अगर कोई, इफ द पार्लियामेंट विल कॉन्स्टिट्यूट एनी कमिटी, if that committee will submit its report to the parliament, उसके बाद it is up to the parliament whether they will accept these recommendations or reject these recommendations. Okay, sometimes parliament rejected all its recommendations, sometimes parliament accepted some of its recommendations and rejected some of its recommendations. committee की काम है to submit its report to the parliament, उसके बाद ये it is up to the parliament कि उसके साथ वो क्या करेगा. ओके, जो इंपॉर्टेंट कमिटीज है 2023 में, पहली कमिटी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये बहुत बड़ा चर्चा रहा इंडिया में. जो नया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का प्रोग्राम दिया गया, इसका चेयरमैन कौन रहा? के कस्तूरी रंजन 2022 में. उसने बहुत चेंजेस लाए एजुकेशन पॉलिसी में. 1986 वाला ये ओल्ड था, अब 2022 में जो नया आया उसका चेयरमैन रहा के कस्तूरी रंजन. उसी ने आज जो नया पैटर्न दिया 5+3+3+4, ये आप खुद समझेंगे. लेकिन अब इससे पहले इस कस्तूरी रंजन ने और एक इंपॉर्टेंट चीज की रिकमेंडेशन दी, एचआरडी. इससे पहले उसका नाम था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, बट this K. Kasturi Ranjan, it recommended this HRD, the name of HRD should be changed as Ministry of Education. It is not now HRD, it is now Ministry of Education. यानी कि उसका मतलब ये है, जो नया तालीमी निजाम आया कि उसका चेयरमैन ये किसने रिकमेंड किया है? ये के कस्तूरी रंजन की कमेटी ने रिपोर्ट किया है, जो नया तालीमी निजाम हमारे पास आज इंट्रोड्यूस हुआ है. ओके, उसके बाद चेयरमैन वन नेशन वन इलेक्शन. इंडिया में एक नेशन है और एक ही इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि हमारा पूरा साल इन्हीं इलेक्शनों के ऊपर जाया हो रहा है. कभी स्टेट लेजिस्लेचर में, कभी लेजिस्लेटिव काउंसिल में, कभी लोकसभा में, कभी राज्यसभा में, यानी कभी प्रेसिडेंट बनाना होगा, कभी वाइस प्रेसिडेंट बनाना होगा. हम एक काम करेंगे, हम एक ही इलेक्शन में तमाम सारी जो भी इंडिया में इलेक्शंस हो रहे हैं, एक ही इलेक्शन में सारी काम करेंगे. यानी कि वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन. यहां पे एक ही इलेक्शन होना चाहिए जिसमें सारी की सारी इलेक्शंस होनी चाहिए एक ही बार. उस पर जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई वो है रामनाथ कोविंद, ही वाज द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इस वन नेशन और वन इलेक्शन के ऊपर यही रामनाथ कोविंद कॉन्स्टिट्यूट की गई, ताकि वो पार्लियामेंट को रिकमेंड करेगा. एंड दिस वन नेशन एंड वन इलेक्शन वाज एक्सेप्टेड बाय द पार्लियामेंट. एंड इन द ऑनगोइंग इलेक्शंस यहां पे एक ही इलेक्शन होगा और इसमें सारा कुछ आएगा. ओके, खुदा. उसके बाद चेयरमैन टू इन्वेस्टिगेट मणिपुर वायोलेंस. आपने देखा मणिपुर में रिसेंटली वायोलेंस हुआ. वहां पे दो ट्राइब्स के दरमियान, कुकी ट्राइब और मीटी ट्राइब के दरमियान वहां बहुत बड़ा मसला हुआ. ये दोनों ट्राइबल्स हैं. उस मसले को हल करने के लिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड ए वेरी इंपॉर्टेंट कमिटी so that they will recommend to the parliament. After that problem will be settled. कौन सी कमेटी बैठ गई उसके ऊपर? अजय लंबा कमेटी टू इन्वेस्टिगेट मणिपुर वायोलेंस. ये रिसेंटली हुआ. ओके, उसके बाद कौन सी कमेटी है? फार्मर टू डबल द इनकम ऑफ फार्मर्स बाय 2022. किस कमेटी ने ये रिकमेंड किया है? फार्मर की इनकम डबल होनी चाहिए 2022 से. यानी कि जो ये प्रोडक्ट, जो ये सारी चीजें प्रोड्यूस करते हैं, वहां पे हमें वी नीड टू रेज देयर प्राइसेस सो दैट देयर टू एंड्स विल बी मीटेड. ये कौन सी बेटा कमेटी थी? अशोक डलवाई कमेटी, हु रिकमेंडेड टू डबल द इनकम ऑफ फार्मर्स फ्रॉम 2022. ये अशोक डलवाई कमेटी. उसके बाद चेयरमैन टू इन्वेस्टिगेट द सिक्योरिटी लैप्स ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू पंजाब. आपने देखा होगा जो रिसेंट विजिट रहा नरेंद्र मोदी जी का पंजाब में, वहां पे फौज के दरमियान बहुत हंगामा हुआ. यानी कि फौज में खलबली देखी गई. आसान बात नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर की विजिट और फौज में खलबली होना.
उसके ऊपर एक कमेटी बैठ गई, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी तरफ से एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, उसका नाम है इंदु मल्होत्रा, और होम मिनिस्ट्री ने भी अपनी तरफ से एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, उसका नाम है सुधीर कुमार सक्सेना। यानी कि to see why there was a security lapse in Punjab during the visit of नरेंद्र मोदी। ओके, उसके बाद नेशनल वाटर पॉलिसी ड्राफ्ट, ये किसने तैयार किया है? ये बेटा मिहिर शाह ने तैयार किया। और लास्ट वाला, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी, रजस गोपाल। आपने रिसेंटली देखा होगा, ये आपका बहुत करंट अफेयर है, कि रिसेंटली हमने चीता लाया नाम्बिया से, एंड वी हैव इंट्रोड्यूस्ड दैट चीता इनटू कुन्नू नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है। उसमें बहुत सारे चीते मर गए। ये चीते क्यों मर गए, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। द पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी, दैट कमिटी इज कॉल्ड राजेश गोपाल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए बिल्कुल शॉर्ट में बोला। ओके, खुदा हाफिज, गुड बाय।